डीएसपी फरहान जल्दबाजी में तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकला। पुलिस स्टेशन से उसे कई बार कॉल आ चुके थे। एक बहुत जरूरी केस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सबूत मिले थे जिन्हें देखकर वो किसी नतीजे पर पहुंच सकता था। इसी जल्दबाजी में वो बिना नाश्ता किए घर से बाहर जाने लगा। तभी पीछे से उसकी बड़ी अम्मी की आवाज़ आई, फरहान वापस लौट कर आओ। फरहान समझ गया कि अब बड़ी अम्मी की डांट खानी पड़ेगी। उसने मन ही मन सोचा इससे तो अच्छा नाश्ता कर लेता, क्योंकि बड़ी अम्मी का लेक्चर जब शुरू होता था तो बहुत देर तक चलता था। बड़ी अम्मी प्लीज़, आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ना तो आपकी डांट खाने का और ना ही नाश्ता करने का। दुनिया इधर की उधर हो जाए फरहान, लेकिन तुम नाश्ता किए बिना घर से बाहर कदम नहीं निकालोगे। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? हाँ, तुम्हारे लिए मैं सुबह से किचन में नौकरों से मिलकर नाश्ता बनवा रही हूँ। 8 दिन बाद तो तुम घर वापस आए हो और अब बिना नाश्ता किए घर से बाहर भाग रहे हो, ये सोचे बिना कि बूढ़ी बड़ी अम्मी तुम्हारी खातिरदारी के लिए 2 घंटे से किचन में लगी हैं। बड़ी अम्मी यार प्लीज, किसने कहा था आपसे इतना सब कुछ करने के लिए? 1 कप जूस से ही मेरा नाश्ता कंप्लीट हो जाता। ये कहकर उसने प्यार से बड़ी अम्मी के गले में बाहें डाल दी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी प्यारी सी बड़ी अम्मी मेरे लिए इतनी मेहनत करे। और बड़ी अम्मी जो उसे सख्त सुनाने का इरादा रखती थी, उनका गुस्सा बर्फ की तरह पिघल गया। डीएसपी फरहान मालिक उनकी पूरी कुल कायनात था। बेटे और बहू की अचानक हादसाती मौत के बाद फरहान बिल्कुल टूटकर बिखर गया था। उस वक्त वो अपनी ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था। माँ बाप की मौत से उसका मन इस कदर उचाट हुआ कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कमरे में बंद हो गया था। महीनों तक वो कमरे से बाहर नहीं निकला। ऐसे में बड़ी अम्मी के आंसू ही थे जिन्होंने फरहान को फिर से जिंदगी की तरफ लौटने के लिए मजबूर किया। और बड़ी अम्मी भी अब बस फरहान को देखते देखते ही जीती थीं। चुपचाप बैठकर नाश्ता करो, उसके बाद कहीं जाना। और बड़ी अम्मी की डांट से बचने के लिए वो चुपचाप नाश्ता करने बैठ गया। अच्छा फरहान, एक बात बताओ, आज तुम्हारे रिश्ते के लिए जाना था, टाइम से तो आ जाओगे माँ? बड़ी अम्मी ने चश्मे के ऊपर से उसे गहरी निगाहों से देखा। बड़ी अम्मी, ये डिपार्टमेंट तो मैंने आपको सौंप रखा है ना, आप जाना, लड़की पसंद करके आ जाना, मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। वो जल्दी जल्दी जूस का गिलास खत्म करते हुए बोला। गलत बात है फरहान, पूरी जिंदगी तुम्हें उस लड़की के साथ बितानी है, मैंने नहीं। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं रहूंगी। तुमने शाम 8 बजे से पहले पहले घर वापस आ जाना है। इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की किस्मत वालों को मिलती है, और मैं नहीं चाहती ये रिश्ता हाथों से निकल जाए। मैंने तो पहले ही देखा है उस बच्ची को, इतनी प्यारी है कि मेरा तो दिल आ गया उस पर। कोशिश करूंगा बड़ी अम्मी, अगर ना आ सका तो आप अकेली चली जाना। बस मेरी शादी को लेकर एक ही बात का ध्यान रखना कि लड़की बहुत ज्यादा छोटी ना हो, मुझसे 1-2 साल ही छोटी होनी चाहिए, मैच्योर टाइप की लड़की। वो कुर्सी से उठता हुआ बोला और बड़ी अम्मी उसे घूर कर रह गई। आंखों ही आंखों में वार्निंग दी, 8 बजे से पहले घर वापस आ जाना। जबकि वो हंसता हुआ बाहर चला गया। उनका ये खूबसूरत हैंडसम सा पोता किसी भी लड़की का सपना बन सकता था, लेकिन डीएसपी फरहान किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। उसकी जिंदगी का पहला उसूल था औरत की इज्जत करना। उसने अपने सारे जज्बात और सारी वफा सिर्फ अपनी जीवन साथी के लिए बचाकर रखे हुए थे। और आज बड़ी अम्मी को जो लड़की पसंद आई थी, वो बिल्कुल फरहान की पसंद से मैच खाती थी। पढ़ी लिखी, संस्कारी और मैच्योर भी। उम्र 25 साल थी, यानी फरहान से सिर्फ 2 साल छोटी। लेकिन किस्मत को क्या मंजूर था, ये तो ना बड़ी अम्मी जानती थी और ना ही फरहान। रात को 8 बजे से पहले ही बड़ी अम्मी के हुक्म पर वो घर पहुंच गया। बड़ी अम्मी के साथ लड़की देखने भी गया था, लेकिन लड़की से उसकी मुलाकात ना हो सकी। उन लोगों ने माफी मांगते हुए कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बड़ी अम्मी ने उसे फोटो दिखाई थी जिसमें 2 लड़कियां एक दूसरे के गले में बाहें डाले खड़ी थीं। फरहान ने एक नज़र तस्वीर को देखा और फिर बड़ी अम्मी से कह दिया, अब आगे के मामले आप खुद ही हैंडल कर लेना। अगर लड़की आपको पसंद है तो ये रिश्ता तय कर दे। भाभी, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया तो समझो बहुत बड़ा नुकसान होगा, साइमा बेगम ने अपनी जेठानी जरीना बेगम से कहा। जरीना बेगम तो सर पकड़े बैठी थी क्योंकि अलीना ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। वो जरीना बेगम की सहेली सलमा बेगम के बेटे सैफ से मोहब्बत करती थी। हालांकि बुराई तो सैफ में भी नहीं थी, लेकिन अब जबकि डीएसपी फरहान का रिश्ता आया था तो वो इस रिश्ते से इनकार नहीं करना चाहती थी। भाभी, आप ऐसा करें, आप हमारी हिबा का रिश्ता डीएसपी से कर दें, बहुत खुश रहेगी हमारी हिबा। साइमा बेगम ने प्यार से हिब्बू का नाम लिया। वैसे भी अलीना से ज्यादा उन्हें हिब्बू से लगाव था। और जरीना बेगम की आंखें चमक उठी। सही कह रही हो साइमा, मैं आज ही लड़के वालों को फ़ोन करके खबर दे देती हूँ। अगर वो राजी हैं तो ये बात बड़ी ही खुशी की बात होगी। और जब उन्होंने बड़ी अम्मी को फ़ोन करके माफ़ी मांगते हुए अपनी परेशानी उनके सामने रखी तो बड़ी अम्मी एक गहरी सांस लेकर रह गई थी। उन्हें तो दोनों ही बच्चियां बहुत पसंद थी। और फिर फरहान बड़ी मुश्किल से शादी के लिए राजी हुआ था। अगर ये रिश्ता नहीं होता तो पता नहीं था कि शादी की तरफ से उसका दिल हट जाता। बड़ी अम्मी ने खुशी खुशी जरीना बेगम की छोटी बेटी हिब्बू का रिश्ता कबूल कर लिया। जरीना बेगम तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी, लेकिन सबसे मुश्किल काम तो अब उस तूफान को राजी करना था जिसका नाम हिबा उर्फ हिब्बू था। मैं ये शादी नहीं करूंगी अम्मी, सुन लीजिए आप लोग, हिब्बू ने चिल्लाते हुए कहा।
अपनी आवाज नीचे कर लो लड़की, तुम्हारे दादाजी ने सुन लिया तो खूब हंगामा होगा। जरीना बेगम ने उसे चुप रहने का इशारा किया। ऐसे कैसे नीचे कर लो, रिश्ता तो अलीना का आया और आपने मुझे पेश कर दिया। माना कि बड़ी ईद से पहले छोटी ईद आती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि बड़ी बहन के लिए आया रिश्ता छोटी को दे दो। मुझे हरगिज भी शादी नहीं करनी अम्मी। आप लोग साफ कह दें कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। वो हाथ नचाकर अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी। तुम मुझसे जूता खाएगी तभी सुकून से बैठेगी। तेरी जबान बहुत कैंची की तरह चलने लगी है। जरीना बेगम ने उसे गुस्से से धमकाया। हाँ तो क्या मैं बोझ हूँ जो इतनी सी छोटी उम्र में मुझ पर जुल्म करने लगी? छोटी? पूरे 19 साल की हो गई हो। जरीना बेगम ने उससे गुस्से से घूरा। और जवान 50 साल की औरतों की तरह चलती है। पास बैठे इरफान ने भी अपनी राय देना जरूरी समझा। अपनी चोंच बंद रखो कड़वे करेले। वो भी लड़ने झगड़ने को तैयार होकर इरफान के सामने तनकर खली हुई। वैसे अम्मी, वो आपके डीएसपी दामाद की उम्र क्या है? इरफान ने चिप्स मुंह में डालते हुए ऊंची आवाज में पूछा। 27 साल का है शायद। क्यों? वो सादगी से बता गई थी। क्या? 27 साल का? हिब्बू का मुंह तो खुला का खुला रह गया था। वो उंगलियों पर जल्दी जल्दी हिसाब किताब करने लगी। अम्मी, पूरे 8 साल बड़ा है वो मुझसे। मुझे तो अंकल टाइप लगेगा। मम्मी कसम से, अब तो मैंने इतने बड़े अंकल से शादी हरगिज भी नहीं करनी। इस बार वो बेबसी से मिन्नतें कर रही थी। हिब्बू, मुंह पर थप्पड़ पड़ेंगे अब तुझे। मियाँ बीवी की उम्र में फर्क कौन देखता है? और फिर 8 साल का फर्क इतना ज्यादा नहीं होता। होता है अम्मी, बहुत फर्क होता है। पूरे 8 साल। जानती है ना आप, बहुत होते हैं और मैं ये फर्क देखती हूँ। अपनी तरफ उंगली करते हुए उसने अपनी बात पर जोर दिया। जरीना बेगम अफसोस से अपना सर पीट कर रह गई। मम्मी प्लीज मना कर दे, मुझे नहीं करनी। अलीना बड़ी है, पहले अलीना की कर दे। हिब्बू ने फिर से विनती की। तुम्हारी और अलीना की एक साथ ही शादी होगी। एक साथ? 2 लड़कियों की शादी एक साथ कैसे हो सकती है? अजीब डीएसपी है, क्या एक साथ 2 लड़कियों को ब्याह कर ले जाएगा? तौबा तौबा। अम्मी, अब तो मैं हरगिज भी उससे शादी नहीं करूंगी। जबकि अब जरीना बेगम ने उसकी पीठ पर एक जोरदार धपाटा रखा था। अम्मी, मार क्यों रही हैं? आपने ही तो कहा था कि हम दोनों बहनों की शादी एक साथ होगी। तो भला एक साथ कैसे हो सकती है? फिर तो शादी के लिए 2 लड़के चाहिए होते हैं। हाँ तो बेवकूफ है ना, 2 लड़के। एक तुम्हारे साथ फरहान और अलीना के साथ सैफ। जरीना बेगम ने उसके सर पर बम फोड़ा। व्हाट? सैफ भाई? वो कहाँ से आ गए बीच में? वो तो शुरू से ही है बहन, बीच में तो तुम्हारे होने वाले शौहर जी आए हैं। इरफान ने फिर से बीच में हिस्सा लिया। इरफान, ये कम है दिमाग का दही करने के लिए जो तुम भी शुरू हो गए। इस बार जरीना बेगम ने इरफान को अच्छी खासी डांट लगाई। अम्मी, आप प्लीज मेरी बात सुन ले। अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं एंड टाइम पर निकाह से इनकार कर दूंगी। हिब्बू ने अपनी तरफ से बहुत बड़ी धमकी दी थी और तभी जरीना बेगम से थोड़ा दूर हटकर खड़ी हो गई, क्योंकि उसे पता था कि एक धमोका तो कमर पर पड़ चुका है और दूसरा भी जल्दी ही पड़ने वाला है। लेकिन वो भूल गई थी कि जरीना बेगम के पैरों में चप्पल भी होती है। एक फ्लाइंग चप्पल आई और उसके सर पर लगी। हाय अम्मी, मैं मर गई। ये क्या किया? मार डाला मुझे। वो दर्द से करा उठी। उस दिन करना इनकार, इसी तरह चप्पलों से तुम्हारी अच्छे से तबीयत साफ करूंगी। वो उसे दांत पीसकर गुस्से से बोली। अम्मी, बहुत जालिम है आप। देखना, आप पर कत्ल का मुकदमा चलेगा। एक कमसिन मासूम लड़की को मारने के जुर्म में फांसी ना भी हुई तो उम्र कैद तो जरूर होगी। उसके इतने महान विचार सुनकर जरीना बेगम के तो दिमाग में आग लग गई थी, लेकिन वहां मौजूद चाची साइमा की हंसी कंट्रोल ना हो सकी। कोई भी जरीना बेगम से इस टोन में बात नहीं करता था, लेकिन हिब्बू को कोई रोक नहीं सकता था। वो शुरू होती तो फिर कोई उसे रोक ही नहीं पाता था। वो मुंह बनाकर अंदर बैठी अब अपने पापा का इंतजार कर रही थी कि तभी अलीना जल्दबाजी में उसके पास आकर बैठी। हिब्बू, मेरी प्यारी बहन, प्लीज शादी से इनकार मत करो ना। क्यों? आपको क्या प्रॉब्लम है? हिब्बू ने आईब्रो चढ़ाकर पूछा। प्लीज समझो ना यार। मैं क्या समझूं? समझाओ ना। वो माथे पर बल डालते हुए बोली। मुझे मुझे ना वो सैफ पसंद है। अलीना ने एकदम से शर्माकर अपना चेहरा छुपा लिया, जबकि हिब्बू गहरी सांस भरते हुए नाक फुलाकर उसे देखने लगी। मतलब ये सारा किया धरा तुम्हारा है? खुद तो अपने प्यार के संग खुशी खुशी विदा हो जाओ और मुझे क्यों फंसा दिया, वो भी उस 27 साल के अंकल के साथ। हिब्बू के फिर से वही रट शुरू हो गई थी। प्लीज यार हिब्बू, मेरी बहन शादी तो करनी है ना, तो उसी से कर लो। बहुत अच्छे हैं वो। अगर इतने ही अच्छे हैं तो खुद कर लो, मुझे क्यों बलि का बकरा बना रही हो? बकरा नहीं, बकरी। इरफान फिर से आया और उसकी बात को सही किया। हिब्बू ने उसे घूर कर देखा। प्लीज प्लीज यार बहन, मान जाओ। देखो अलीना, मेरी इन पुलिस वालों से नहीं बनती। इंतहाई रिश्वतखोर होते हैं। पेट की तोन तो ऐसे बाहर निकली होती है जैसे पता नहीं कितने कैदियों को खाकर आए हो। उसकी बात पर अलीना का मुंह खुला का खुला रह गया। वो ऐसे नहीं है, तुमने उन्हें देखा नहीं है ना? वो तो बहुत हैंडसम है हिब्बू। मेरी हैंडसम लोगों से भी नहीं बनती।
अब हैंडसम लोगों को साथ लेकर चलूं तो लोग उनकी तारीफें करते हैं, हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं। अलीना आपी, आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, ये नहीं सुनने वाली। इरफान ने अफसोस से सर झटका, जबकि अलीना गहरी सांस भरकर रह गई। बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? बड़ी अम्मी ने फरहान से पूछा। किस बात पर एतराज बड़ी अम्मी? यही कि उन्होंने बड़ी की बजाय छोटी का रिश्ता देने को कहा। वो थोड़ा उदासी से बोली। तो इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है? मेरे लिए तो आप जिसे भी पसंद करेंगी, मेरे लिए वो बेहतर से बेहतरीन होगा, फरहान ने मोहब्बत से कहा। पर बेटा, तुमने कहा था ना कि एज में ज्यादा छोटी ना हो, तो ये लड़की तुमसे लगभग 8 साल छोटी होगी। बड़ी अम्मी ने अपनी परेशानी की असल वजह बताई। फरहान भी एक पल को चुप हो गया। बड़ी अम्मी, अब जो भी फैसला लेंगी मेरे लिए अच्छा ही होगा, वो मुस्कुराकर बोला और फिर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। जबकि बड़ी अम्मी फोन पर जरीना बेगम को खबर देने लगी ताकि बाकायदा रस्म पूरी हो सके। जरीना बेगम ने तो फौरन घर भर में सबका मुंह मीठा करवा दिया था, जबकि दूर बैठी हिब्बू बुरी तरह दांत किचकिचा रही थी। बुरे बुरे मुंह बनाने लगी, दांत पीसते हुए अपनी माँ को देखकर बोली, जरूर उन्हें निकाह थिएटर लगाना है। हिब्बू होठों ही होठों में बड़बड़ाई थी। कितनी खुशकिस्मत हूं मैं, मेरी दोनों बेटियां एक साथ अपने घर की हो जाएंगी। 1 मिनट, ये क्या कह रही हैं आप? अभी तो सिर्फ निकाह का बोल रही थी। हिब्बू को एकदम से होश आया। हाँ, अब हमारा इरादा बदल गया है। मैं अलीना को रुखसत करूं या ना करूं, तुम्हें जरूर रुखसत कर दूंगे। वो उसे इस अंदाज में बोली कि एक पल को सब तरफ सन्नाटा छा गया। हिब्बू ने हैरत से अपनी माँ को देखा और फिर हंसते हुए सर नामे हिलाया। आपने हर मोड़ पर साबित किया है कि आप मेरी सगी माँ नहीं है। हिब्बू का दिल बुरी तरह दुखा था। जरीना बेगम उसका चेहरा देखकर लाजवाब हो गई। बहुत शौक है ना आपको मुझे इस घर से निकालने का, तो पहले ही साफ साफ कह देती, इतना ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी? वो एकदम से कड़वे शब्दों में बोली। हिब्बू, अकरम साहब के अचानक आने से हिब्बू चौंकी, लेकिन जरीना बेगम अभी भी उसकी बात में अटकी हुई थी। तुम्हारा निकाह और रुखसती मेरे कहने पर हो रही है, समझी तुम? अब जाओ अंदर। वो अकरम साहब का गुस्सा तो हमेशा से ही मशहूर था, इसीलिए सभी उनके गुस्से से डरते थे। हिब्बू को आज बहुत दुख हुआ। अपने कमरे में आते ही उसने दरवाजा लॉक कर दिया और आंसू लिए बिस्तर की तरफ बढ़ी। दराज से अपनी माँ की तस्वीर निकालकर अपने सीने से लगा लिया। मिस यू मम्मा। आलिया बेगम अकरम साहब की दूसरी बीवी थी। पहली बीवी जरीना से उनके 2 बच्चे थे, इरफान और अलीना। आलिया उनके दूर के रिश्तेदार थी और फिर अपने बाप के कहने पर अकरम साहब ने उन्हें सहारा देने के लिए शादी कर ली। उनके भी 2 बच्चे हुए, हिबा और जैद। जैद की पैदाइश पर आलिया बेगम की हालत खराब हो गई थी और इस कदर हालत खराब हुई कि वो ये दुनिया छोड़कर चल बसी। जैद को जरीना बेगम ने माँ बनकर पाला, तो वहीं उन्होंने हिब्बू को भी कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उस वक्त हिब्बू 4 साल की होने वाली थी, जबकि अब वो 19 साल की भी हो चुकी थी। आपको उसे डांटना नहीं चाहिए था अकरम, जरीना बेगम ने धीमे से कहा। वो आपके साथ बदतमीजी कर रही थी, आप अगर बोलती तो मुझे कुछ कहने की जरूरत न पड़ती। वो भी अफसोस से बोले। आप उसे सख्ती से पेश ना आए, कुछ ही दिन की मेहमान है, बोलने दे जो बोलना चाहती है, कह लेने दिया करें अपने दिल की बात। वो अकरम को समझा रही थी। बेटी जात है, सबके सामने यौन दराजी नहीं करनी चाहिए उसे। खैर, अगले हफ्ते शादी की तारीख रखी है। अलीना और हिब्बू को एक साथ रुखसत करने का इरादा है। अल्लाह अच्छा वक्त लाए, वो बहुत पक्के इरादे से बोले। इंशाल्लाह। जरीना बेगम ने भी हामी भरी। हिब्बू कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी कि जरीना बेगम ने हंट भेजते हुए कहा, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है और तुम कॉलेज जा रही हो, अब पढ़ाई को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दो। उन्होंने सर झटकते हुए कहा। हिब्बू ने उन्हें कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। नाश्ता करते ही उठकर खड़ी हो गई। गाड़ी वाला लेने आ चुका था। वो खामोशी से बाहर आ गई। सारे रास्ते वो खामोश रही। कॉलेज पहुंची तो अजीब सी भीड़ लगी हुई थी। क्या हो गया भाई, क्यों इधर इतनी भीड़ लगी है? हिब्बू ने आगे बढ़ते हुए पूछा तो सामने एक लड़की जमीन पर पड़ी हुई थी। उसे देखकर हिब्बू का दिल धक से रह गया। बेचारी ने शायद बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। पता नहीं कब से इधर ऐसी ही पड़ी है, किसी ने पीछे से बताया। हिब्बू ने ऊपर देखा तो 4 मंजिला इमारत थी। उस लड़की का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो मुंह के बल गिरी हुई थी और खून में लथपथ थी। हिब्बू, किधर हो तुम? माहा उसके पास भागती आई तो वो होश में आई। ये सब क्या है माहा? ये लड़की कौन है? हिब्बू घबराई हुई थी। हिब्बू, ये अमारा है। क्या ये अमारा है? माहा की बात पर हिब्बू ने तड़प कर जमीन पर पड़ी लड़की को देखा। अमारा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। हाँ हिब्बू, सब लोग कह रहे हैं इसने खुदकुशी की है। हिब्बू उसकी बात सुनते ही जल्दी से अमारा की तरफ बढ़ी, लेकिन माहा ने उसे रोक लिया। पुलिस किसी को आगे नहीं जाने दे रही और कोई भी इस मामले में नहीं पड़ रहा। तुम भी पीछे रहो। ऐसे कैसे पीछे रहूं? वो बिल्कुल मेरी सगी बहन की तरह थी माहा, कैसे छोड़ दूं? मुझे उसे देखना है। हिब्बू ने आंसू बहाते हुए कहा। वो जा चुकी है हिब्बू, और आगे जाकर अपने लिए मुश्किलें खड़ी मत करो।
चलो यहाँ से। महा ने उसका हाथ थामकर खींचा, लेकिन वो अपना हाथ छोड़कर अमारा की तरफ भागी। अभी वो अमारा की तरफ पहुंची ही थी कि एक पुलिस वाले ने उसे रास्ते में रोक लिया। प्लीज मुझे देखने दो, क्या पता वो जिंदा हो, प्लीज एक बार देख लेने दो। इजाजत नहीं है, पीछे हटो, हवलदार ने गुस्से से कहा। कैसे हटूं, मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी, कैसे उसे ना देखूं? वो गुस्से से चीखी थी। उसकी आवाज सुनकर इंस्पेक्टर तारिक उसकी तरफ मुड़ा। किस बात का शोर हो रहा है? वो थोड़ा गुस्सैल मशहूर था। हिब्बू की तरफ आते उसे गहरी निगाहों से देखा। सर जी, ये लड़की कह रही है मरने वाली लड़की इसकी दोस्त है। अच्छा, कितना गहरा रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? इंस्पेक्टर तारिक ने उसे सर से पांव तक गौर से देखा। मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मुझे उसे देखना है, प्लीज। हिब्बू ने आंसू पोंछते फिर से इजाजत मांगी। ओ, तो मिलना है, देखना चाहती हो, लेकिन वो तो मर गई। अब तो ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि मर गई या मार दी गई है। इंस्पेक्टर ने माथे पर बल डालते हुए कहा। मेरी दोस्त बहुत बहादुर थी, वो जानती थी खुदकुशी हमारे मजहब में हराम है, वो कभी भी हराम मौत को गले नहीं लगाएगी। हिब्बू की बात पर इंस्पेक्टर जाते जाते मुड़ा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था और हिब्बू तड़प उठी। उसने आगे बढ़ना चाहा तो इंस्पेक्टर ने उसकी कलाई दबोच ली। हिब्बू ने देखकर एक सर झटका था। हाथ छोड़िए मेरा, क्यों टच किया मुझे? इंस्पेक्टर की बात पर वो उस पर चढ़ दौड़ी। आराम से लड़की, भूलो मत तुम एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रही हो, अभी ले जाकर थाने में बंद कर दूंगा। वो भी गुस्से से बोला। क्यों, तुम्हारे बाप का राज है जो बंद करोगे? हिब्बू अपनी पुरानी टोन में वापस आ चुकी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप तक पहुंचने की, यू विच? उस इंस्पेक्टर ने गाली दी और गुस्से में हिब्बू का हाथ इंस्पेक्टर पर उठा था। चटाक की आवाज आई और सब एक तरफ खामोश हो गए। हैरत से सब हिब्बू को देखने लगे। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर कोई गलत शब्द मुंह से निकाला, हिब्बू ने उंगली उठाकर कहा। इंस्पेक्टर तारिक अपने गाल पर हाथ रखे हिब्बू को सख्त निगाहों से घूरने लगा और फिर हवलदार की तरफ देखा जिसके साथ लेडीज पुलिस भी थी। इसे लेकर चलो, वैन में डालो, इसने पुलिस वाले पर हाथ उठाया है, इसे तो वो सजा दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। तारिक का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। छोड़ो छोड़ो मुझे। हिब्बू ने खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन ना कोई उसकी मदद को आगे बढ़ा, न किसी ने उसकी पुकार सुनी, जबकि माहा तो अपना सर पीट कर रह गई थी। उसने इस मामले में हिब्बू को घुसने से मना किया था, लेकिन उसकी जज्बाती आदत पुलिस हिब्बू को पकड़कर वैन में डाल चुकी थी। वो चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद ना की। माहा बेबसी से देखती रही। या अल्लाह, हिब्बू की हिफाजत करना। माहा बेबस होकर बस दुआ कर सके। छोड़िए मुझे, क्यों लाए हैं यहाँ पर? वो चिल्ला रही थी। पुलिस स्टेशन आते ही हिब्बू का दिल कांप उठा। अगर उसके घर में किसी को पता चल गया कि वो पुलिस स्टेशन में है तो उसके पापा तो जान से मार डालेंगे। दिल ही दिल में वो घबरा गई। बहुत शौक है ना तुझे पुलिस वाले पर हाथ उठाने का? अब तेरे नाम की एफआईआर दर्ज होगी, सीधा जेल जाएगी, जेल। तारिक ने दांत पीसते हुए कहा। गलती आपकी है, आपको किसी लड़की को छूने से पहले इजाजत लेनी चाहिए, और ऊपर से गाली भी निकाली। माफी मांग लेते तो मैं थप्पड़ ना मारती। वो भी तन कर खड़ी हुई। माफी? और वो भी तुमसे? माय फुट, तुम्हारी तो हालत ऐसी करूंगा कि अगली बार किसी पुलिस वाले पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचोगी। तारिक के गुस्साए शब्दों पर अब की बार हिब्बू बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अब आप पर्सनल हो रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? वो हाथ तो बस अचानक से ही उठ गया था। मेरे दोस्त की अचानक डेथ हो गई और आपने मुझे उसे देखने भी नहीं दिया, तो बस मुझे गुस्सा आ गया था ना। हिब्बू ने अब थोड़ा नरमी से बात को संभालने की कोशिश की। तुम्हारे गुस्से की तो ऐसी की तैसी, तुम्हें तो अब सजा होगी। और शिंद, काट इसकी एफआईआर। पुलिस वाले पर हाथ उठाने के जुर्म में से कम कितनी सजा होगी? अब तारिक उसके नाजुक खूबसूरत सरापे को देखकर अपने मुंह पर हाथ फेरता शैतानियत से मुस्कुराया था। सरकार, पूरे 5 साल। हवलदार भी उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला। वो भी उसके साथ मिला हुआ था और उसी की जबान बोल रहा था। जब उन लोगों की बात सुनकर हिब्बू तो बुरी तरह कांप उठी थी। खबरदार, खबरदार, जो मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर काटी तो मुंह तोड़ दूंगी तुम लोगों का। हिब्बू ने उंगली उठाकर उन दोनों को वार्न किया था। तारिक गुस्से से अपनी जगह से उठता, हिब्बू की कलाई फिर से पकड़ता, उसे जेल में ले जाकर जोर से धक्का दे चुका था। वो नीचे जमीन पर जाकर गिरी। हथेलियों पर रगड़ लगने की वजह से बहुत दर्द हुआ। तुझे क्या लगता है ये तेरे बाप का घर है जहां तू चिल्लाएगी और अपना एटीट्यूड दिखाएगी तो हम सब सहन कर लेंगे? तुम जैसी बिगड़ी औलादों के लिए इंस्पेक्टर तारिक बना है। अब देखता हूं कैसे बाहर निकलती है तू। हिब्बू को बालों से पकड़कर उठाता, उसके चेहरे की तरफ झुकता हुआ वो गुस्से से दबा दबा बोला था। तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। हिब्बू भी उस पर सख्त गुस्सा कर रही थी। तुम जैसे 2 नंबर के पुलिस ऑफिसर 1 नंबर के घटिया इंसान होते हो। अब तारिक का हाथ उठा था जो हिब्बू के नाजुक चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान छोड़ गया। थप्पड़ इतना तेज था कि हिब्बू को लगा पूरी दुनिया हिल गई है। उसका दिमाग एकदम छनछना उठा था। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। तुम्हारे वजूद के एक एक हिस्से को तकलीफ न दी तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर तारिक नहीं।
तारिक ने उसे गुस्से से पीछे धकेला तो वो लड़खड़ाती हुई दूर जाकर गिरी थी। अम्मी, बेध्यानी में उसके मुंह से ये शब्द निकले। उसके मुंह में खून का स्वाद घुलता महसूस हुआ, चक्कर आ रहे थे। इंस्पेक्टर तारिक ने उसे नफरत से देखा, खड़ा हुआ और एक तरफ थूकता हुआ बाहर निकल गया। मेरे आने तक किसी भी तरह की इसकी जमानत कबूल नहीं होगी, समझे तुम? हवलदार को वार्न करता वो बाहर निकल गया। उसके निकलने की कुछ ही देर बाद डीएसपी फरहान मलिक पुलिस स्टेशन पहुंचा। आज की रिपोर्ट्स लेने लगा। लड़की की खुदकुशी का केस भी उसके सामने लाया गया। वो माथे पर बल डाले सुनने लगा। यानी पोस्टमार्टम आने तक वेट करना होगा इस केस के बारे में। फरहान ने गहरा हुंकारा भरते हुए कहा, खैर इसके सब करीबी रिश्तेदारों का पता करो। इसके माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, सबकी लिस्ट मुझे चाहिए। डीएसपी ने संजीदगी से कहा, सर एक लड़की को पकड़ा है सर, तारिक ने। बहुत ज्यादा सीन क्रिएट किया उसने। उस लड़की ने तो इंस्पेक्टर तारिक के मुंह पर थप्पड़ भी मारा। हवलदार शिंद ने फौरन सब कुछ बताते अपने आप को बचाया, क्योंकि वो डीएसपी फरहान मलिक के गुस्से से बहुत डरता था। लड़की? कौन लड़की? लेकर आओ उसे यहाँ। फरहान माथे पर बल डालकर बोला तो हवलदार शिंद थोड़ा सा घबराया, लेकिन फिर हिब्बू को हवालात से बाहर निकालते हुए उसे फरहान के ऑफिस में लेकर आया। हिब्बू का सर अभी भी बुरी तरह घूम रहा था। डीएसपी फरहान एक पल में उसे पहचान गया था। उसकी बड़ी अम्मी ने उसे दोनों बहनों की तस्वीरें दिखाई थी और ये उनमें से एक थी। उसकी हालत देखकर वो थोड़ा उलझा था, फिर उठते हुए उसके पास आया। ये हालत किसने की तुम्हारी? उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान साफ थे। नर्म सफेद गालों पर 5 उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। हिब्बू ने सर उठाकर सामने खड़े उस हैंडसम लेकिन गुस्सैल पुलिस ऑफिसर की ओर देखा। अभी वो एक पुलिस वाले से थप्पड़ खा चुकी थी, अब और खाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए वापस सर झुका लिया। तुमसे कुछ पूछ रहा हूं हिब्बू, क्या है ये सब? फरहान अब की बार गुस्से से बोला, लेकिन उसके होठों से अपना नाम सुनते ही वो बुरी तरह चौंकी थी और हैरान निगाहों से उसे देखने लगी। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? हिब्बू ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम पे हाथ किसने उठाया? अब की बार उसके पास आता वो पूछने लगा। हिब्बू 2 कदम डर के मारे पीछे हटी। मुझे कुछ नहीं कहना, प्लीज। आप मुझे शरीफ आदमी लगते हैं, प्लीज मुझे जाने दें यहाँ से। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो फिर ना जाने क्या से क्या हो जाए। पापा तो मुझे जान से मार डालेंगे। पहले ही वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, उन्हें पता चला कि मैं खाने में बंद हूँ तो वो मुझसे हर रिश्ता तोड़ लेंगे। प्लीज मेरी मदद कर दे। वो हाथ जोड़ते हुए बोली। एक थप्पड़ से ही हिब्बू का दिल बुरी तरह डर गया था। उसे एहसास हो गया था कि वो एक लड़की है, नाजुक सी लड़की, और एक लड़की के लिए पुलिस स्टेशन सबसे गंदी जगह है। उसे बस कुछ भी करके यहाँ से निकलना था। बैठो। फरहान ने नरमी से उसे चेयर पर बैठने का इशारा किया। बेल और फिर बेल बजाकर उसने पियून को अंदर बुलाया। पानी लेकर आओ फौरन। पियून से कहता हुआ वो हिब्बू के सामने टेबल पर जरा सा तिरछा होकर बैठा। तुमने पुलिस वाले पर हाथ उठाया। फरहान की बात पर हिब्बू की आंखें भीग गई। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मेरा हाथ थामा और मुझे गाली भी दी। वो बच्चों की तरह शिकायत लगा रही थी। उसकी बात सुनते ही फरहान की मुट्ठियां सख्ती से भिज गई। इंस्पेक्टर तारिक की नेचर से वो अच्छी तरह जानकार था। प्यून पानी का ग्लास टेबल पर रखकर चला गया। फरहान ने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने 2 घूंट पानी लेकर छोड़ दिया। तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ किसने मारा? वो बार बार उसके नर्म मुलायम सूझे हुए गाल को देख रहा था। अपने अंदर अंगारे भरते महसूस कर रहा था। भले वो अभी उससे किसी रिश्ते में नहीं थी, लेकिन अगले हफ्ते ही दोनों की शादी थी और इस रिश्ते से वो उसके लिए खास थी। वही इंस्पेक्टर ने हिब्बू से पुलिस ऑफिसर का नर्म अंदाज महसूस करते अब जरा सा खुलकर बोलना शुरू कर चुकी थी। उसने मुझे जोर से धक्का दिया, मेरे बाल खींचे, ये देखिए मेरी हथेलियां भी छिल गई हैं। वो अपने हाथ उसके सामने फैला गई जिस पर खरोचे थी। शिंद। फरहान ने हवलदार को आवाज दी तो वो फौरन भागता हुआ अंदर आया। इंस्पेक्टर तारिक कहाँ है? वो गुस्से से पूछने लगा। जी सर, वो तो हॉस्पिटल गए हैं। आज जो वो लड़की की डेथ हुई है ना, इसी सिलसिले में। बुलवाओ उसे अभी इसी वक्त। फरहान गुस्सा बर्दाश्त करते हुए बोला तो वो फौरन सर हिलाता बाहर निकल गया। फरहान ने हिब्बू की तरफ पानी का ग्लास फिर से बढ़ाया। वो रो जा रही थी और फरहान ठहरा एक पुलिस वाला। उसे लड़कियों को चुप करवाने का आइडिया बिल्कुल नहीं था। वो सुबकते हुए फरहान को देखने लगी। पुलिस ऑफिसर्स का काम तो लोगों की जान और माल की हिफाजत करना होता है ना, फिर उन पर हाथ उठाना, फिर उन्होंने क्यों मेरे साथ बदतमीजी की? वो आंखों में आंसू लिए फरहान से पूछ रही थी। अब तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उससे बात कर लूंगा। आप मुझे ये बताएं, आपको इंस्पेक्टर तारिक ने क्यों यहाँ पर बंद किया? वो अपनी सीट पर बैठता अब उसे आराम से पूछने लगा। तो वो जिस लड़की की खुदकुशी हुई है ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसी के पास उसे देखने जा रही थी, लेकिन उस इंस्पेक्टर ने मुझे पीछे कर दिया और फिर मेरा हाथ भी पकड़ लिया। बस गुस्से में मेरा हाथ उठ गया और वो मुझे यहाँ लेकर आ गया। मेरे घर वालों को पता चला तो वो मुझे जान से मार डालेंगे और इस इंस्पेक्टर को भी। आप प्लीज मुझे जाने दें, मेरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। हिब्बू ने उसे सारी बात बताते हुए आखिर में खड़े होते हुए विनती के अंदाज में कहा था। चलिए मैं आपको खुद छोड़ दूंगा, फिक्र न करें, अभी बैठिए आराम से।
फरहान ने उसे वापस कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। आप जानते हैं, मेरे घर वालों को अगर पता चला मैं थाने में होकर आई हूँ तो मेरे घर वालों की क्या इज्जत रह जाएगी। हमारे यहाँ लड़कियां थाने से मिल जाएं तो हमारे खानदान की नाक कट जाएगी, और फिर 1 हफ्ते बाद मेरी शादी भी है, और अगर ये बात मेरे ससुराल वालों को पता लग गई तो मेरा तो बना बनाया रिश्ता ही टूट जाएगा। हिब्बू ने जितनी मासूमियत से ये कहानी बैठे बैठाए बनाई थी, फरहान सिर्फ उसे देखता रह गया। अच्छा, तो अगले हफ्ते आपकी शादी है? फरहान ने उसे दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। जी, और आपको पता है वो भी पुलिस ऑफिसर है। अगर उन्हें पता चला मैं यहाँ पर हूँ तो आप सबकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत बड़े वाले ऑफिसर है। साथ ही जल्दी से कहते हुए हिब्बू ने पैतरा बदला। उसको अपने होने वाले शौहर की धमकी भी दे दी। फरहान के चेहरे पर एक मुस्कान सज गई। अभी तो आप कह रही थी कि उन्हें पता चला तो आपका रिश्ता टूट सकता है, और अब आप कह रही हैं कि अगर आपके हस्बैंड को पता चला, जो कि पुलिस ऑफिसर है और वो भी बहुत बड़े वाले, तो वो हम सबकी छुट्टी कर देगा। ये कैसी दो तरह की बातें हैं? फरहान ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसे गहरी निगाहों से देखते हुए पूछ रहा था। ये लड़की धीरे धीरे उसको अपनी तरफ आकर्षित होती हुई महसूस हुई। हाँ, तो होते हैं ना ससुराल में भी कान भरने वाले। आप प्लीज मुझे जाने दें, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। हिब्बू ने फिर से रिक्वेस्ट की। चलो ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप मुझे अपने होने वाले शौहर का नाम तो बताएं, ताकि हमें भी तो पता चले कि आप सच कह रही हैं या झूठ। कोई नाम तो होगा ना? 1 मिनट, मुझे याद तो करने दें, क्या बताया था अम्मी ने? हिब्बू ने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचा। आपको अपने होने वाले शौहर का नाम तक नहीं पता? नहीं, नहीं पता था, मैं बस भूल गई हूँ, हिब्बू ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा चलो ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं आपके घर छोड़ देता हूँ आपको। वो अपनी जगह से उठा था कि उसी वक्त उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। वो एक्सक्यूज करता ऑफिस से बाहर निकल गया, जबकि हिब्बू फिर से वापस उसी चेयर पर बैठ गई। या अल्लाह, मैं किधर आकर फंस गई हूँ। अगर पापा को या फिर अम्मी को पता लगा, और अगर दादाजी को तो पता लगा, तो मेरी जान ही निकाल लेनी है उन लोगों ने। हमारे खानदान की मैं पहली लड़की होंगी जो पुलिस स्टेशन की सैर करके निकलूंगी। हाय मेरी किस्मत, अल्लाह जी प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए। अपने मुंह को हाथ लगाते हुए हिब्बू बुरी तरह तड़प उठी। मुंह तोड़कर रख दिया उस बदतमीज ने मेरा। अपनी दोस्त अमारा को याद करती वो फिर से रो पड़ी, जो न जाने कैसे मर गई थी। पर अब वो इस मामले में नहीं पड़ने वाली थी, क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगाने थे। अपने मुंह को दबाते हुए वो सर झुका गई। मेरे हाथ लगे ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका भी। अब खुद से ही हिब्बू बड़बड़ाते हुए बातें कर रही थी, और फिर चेयर के साथ पीछे की ओर टिक गई। कुछ ही वक्त गुजरात के इंस्पेक्टर तारिक अंदर दाखिल हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हिब्बू एकदम घबराकर उठकर खड़ी हुई। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो गुस्से से आगे बढ़ा कि तभी दरवाजा खोलकर फरहान अंदर दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर तारिक, आप किस तरह किसी लड़की को बिना किसी वजह के पकड़कर जेल में बंद कर सकते हैं, मुझे बताइए जरा। फरहान बिना किसी रहम के बोलता आगे बढ़ा था। इंस्पेक्टर तारिक अलर्ट होकर खड़ा हुआ। कुछ पूछा है मैंने, वो बताइए। सर, इसने मुझ पर हाथ उठाया था, इंस्पेक्टर तारिक ने अब सीरियस होते हुए कहा। अच्छा, इसने हाथ क्यों उठाया? ऐसा क्या कर दिया आपने कि इसने हाथ उठाने की नौबत आई थी? वो एकदम कड़क शब्दों में बोला कि इंस्पेक्टर तारिक चौंक गया। सर, मैं वहां इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और ये लड़की बीच में आकर मुझ पर हाथ उठाने लगी। इंस्पेक्टर तारिक, पहले आप मुझे बताइए, आपने इस लड़के पर हाथ क्यों उठाया? फरहान उसके सामने आता ठंडे शब्दों में घूर रहा था। इंस्पेक्टर तारिक एकदम से घबराया। हाथ उठाया था या नहीं? फरहान ने दोबारा पूछा। सर, पहले इसने, वो फिर कुछ बोलने लगा। तुमने हाथ उठाया या नहीं? अब फरहान की आवाज इतनी ऊंची थी कि हिब्बू भी डर के मारे सहम चुकी थी। यस, कहकर उसने नजर झुकाकर कहा था, जबकि डीएसपी फरहान का हाथ उठा और इंस्पेक्टर तारिक अपनी जगह से पूरी तरह हिल गया। थप्पड़ इतना तेज था कि तारिक के मुंह से खून निकलने लगा। तारिक ने हैरान नजरों से डीएसपी फरहान को देखा, जिसकी आंखों में गुस्से के मारे लाली उतर आई थी। आइंदा किसी भी लड़की पर हाथ उठाने से पहले इस थप्पड़ को याद कर लेना, क्योंकि मेरी नजर में वो मर्द मर्द नहीं जो औरत पर हाथ उठाता है। डीएसपी फरहान के सख्त शब्दों पर इंस्पेक्टर तारिक ने हैंट भीगते हुए उसे देखा। ये पहली और आखिरी वार्निंग है, इसके बाद सीधा सस्पेंड करूंगा। अब जाओ यहां से। इतनी बेइज्जती पर इंस्पेक्टर तारिक का खून खौल उठा था, लेकिन वो डीएसपी फरहान के आगे कुछ बोल न सका। तारिक के जाने के बाद फरहान हिब्बो की तरफ बढ़ा तो वो फिर से सहमकर 2 कदम पीछे हटी। डोंट वरी, आइए मेरे साथ, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं। नहीं, पापा डांटेंगे, अम्मी भी गुस्सा करेंगी। वो बिना पलक झपके तेजी से बोली। आपको अकेले भेजने का रिस्क नहीं ले सकता, और मेरा दिल ये गवारा नहीं करेगा कि आपको किसी और के साथ भेजूं। और मेरा यकीन करें, आपके घर वाले बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे। मेरी गारंटी है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, ट्रस्ट मी। डीएसपी फरहान ने पहली बार किसी लड़की से इस कदर लंबी बात की थी, और जिस अंदाज में बात की थी, हिब्बू को उसके साथ जाते ही बनी। गाड़ी में वो सारा रास्ता खामोश रही। डीएसपी फरहान ने एक नज़र उस पर डाली। बड़ी अम्मी तो बता रही थी बहुत बातूनी है ये लड़की,
लेकिन इसके मुंह में तो जबान ही नहीं। फरहान उसे देखते हुए हल्के से मुस्कुरा दिया और उसकी मुस्कुराहट को हिब्बू ने फौरन देख लिया। आप हंस क्यों रहे हैं? इधर मेरी जान निकली हुई है और आप हंस रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? हिब्बू ने बुरा सा मुंह बनाकर पूछा। आप बेकार में ही टेंशन ले रही हैं। आपके घर वालों को मैं संभाल लूंगा। आप बस अपने ससुराल वालों की टेंशन लें, जहां बहुत कान भरे जाते हैं। फरहान ने अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए कहा। आह, मुझे टॉन्ट मार रहे हैं? वो उसे देखते हुए बुरा मान गई। बिल्कुल नहीं। घर आ गया है, नीचे उतरिए। वो खुद भी नीचे उतरते हिब्बू से बोला तो वो हैरत से कभी घर को तो कभी उसे देख रही थी। उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? देखो पुलिस ऑफिसर, तुम अब जाओ यहाँ से। अगर किसी ने तुम्हें इस तरह यूनिफॉर्म में यहाँ देख लिया तो मुझसे 100 सवाल करेंगे और फिर मेरी शादी। कुछ नहीं होगा आपकी शादी को। बस अपना चेहरा ढक लें क्योंकि निशान साफ नजर आ रहा है। फरहान के कहने पर उसने अपने गाल पर हाथ रखते ही फौरन अपना गाल छुपाया। डोंट वरी, आइए अंदर चलते हैं। वो उसकी बात काटता दरवाजे की बेल पर हाथ रख गया। बस अब तो गए काम से। मुझे पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था। ये इंसान मुझे ट्रैप करके यहाँ तक लाया है ताकि मेरी शिकायतें कर सके। हिब्बू ने परेशानी से माथा मसला। दरवाजा खुल चुका था। अरे फरहान भाई, आप अंदर चलिए। इरफान उनसे हाथ मिलाकर अंदर आने की दावत देने लगा, जबकि हिब्बू का तुम्हारे हैरत के मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। चलिए अंदर चलिए। फरहान हिब्बू को भी आईब्रो के इशारे से अंदर चलने के लिए कह रहा था। अरे हिब्बू, आप भी इनके साथ आई हैं? क्या शॉकिंग सरप्राइज है यार। अंदर आओ आप ही, अपना ही घर समझो। क्या हुआ अगर आप एक ही हफ्ते की मेहमान हैं? एक हफ्ते के बाद चली जाएंगी। आखिर जिंदगी के पूरे 19 साल आपने यहीं गुजारे हैं। हमारी छाती पर मूंग दलते हुए इरफान ने उसका मजाक उड़ाया। मुंह बंद करो अपना चिलगोजे, वो दांत चबाकर बोली, जबकि इरफान मुस्कुराता हुआ अंदर सबको फरहान के आने की खबर देने चला गया। आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं? हिब्बू ने हैरत से पूछा। हाँ, सिर्फ एक बार। फरहान सुकून से कहता उसके करीब आता उसे मुस्कुराती नजरों से देखने लगा, जबकि हिब्बू की नजरों में अभी भी शक था। अरे फरहान बेटा, आप आए हैं। जरीना बेगम ने फरहान के सर पर हाथ फेरा। अब तो हिब्बू को लगा वो बेहोश हो जाएगी। अरे हिब्बू, तुम भी आ गई? अच्छा वो बेटा, जल्दी से खाने पीने का बंदोबस्त करो। वो खुशी से बोली। अरे नहीं आंटी, मैं अब चलूंगा, बस हिब्बू को छोड़ने आया था। उसने हिब्बू की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट रोकने की कोशिश की। हिब्बू को वो हैरत से देख रही थी। बस इनके कॉलेज में एक केस के सिलसिले में गया था तो ये वापसी पर पैदल चल रही थी, बस इनको लिफ्ट दे दी। कितना बड़ा झूठा है ये इंसान, हिब्बू ने अपने मन में सोचा। लेकिन ये सब इसे इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं? हिब्बू दिल ही दिल में सोचती हुई उलझ रही थी। चलो ये तो अच्छा हुआ। हिब्बू बेटा जाओ पानी लेकर आओ फरहान के लिए। उन्होंने हिब्बू से कहा तो हिब्बू के 14 तबक रोशन हुए। वो फरहान मतलब डीएसपी फरहान था। उसे अब धीरे धीरे सब कुछ समझ आता चला गया। नाम भी याद आ गया जो कितनी बार घर में दोहराया गया था और अब उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। फरहान मलिक, जिससे रिश्ता उसकी बड़ी बहन के लिए आया था और अब उसके साथ तय कर दिया गया था। अम्मी आपकी कॉल है, इरफान ने जरीना बेगम से कहा तो वो अंदर की तरफ बढ़ गई। क्या हुआ? इतनी हैरत से क्या देख रही हो? फरहान ने उसकी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए पूछा। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो अब गुस्से से पूछ रही थी। क्या नहीं बताया? यही कि मैं ही आपकी ससुराल हूँ, या फिर ये कि एक हफ्ते बाद आप मेरे घर और मेरे दिल की मलिका होंगी? फरहान के शरारती शब्दों पर हिब्बू के कानों की लौ लाल पड़ गई। आपको पहले से पता था तो आपको मुझे बताना चाहिए था ना। वो अब नाराज हो रही थी। फरहान उसे बहुत गहरी निगाहों से देख रहा था। बड़ी अम्मी ने कहा था मुलाकात कर लो। मैंने कहा जो आपको पसंद वो मेरी पसंद। अब देखो अल्लाह मियाँ का करिश्मा, आपकी मुलाकात मुझसे करवा दी। वो गहरा सांस खींचता बोला, जबकि हिब्बू आज के तमाम हालात और बाकी बातों पर गौर कर रही थी कि क्या क्या हुआ था और उसने क्या क्या बोला था। इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्या अच्छा नहीं लगा मैं? वो उसके पास आता धीरे से पूछने लगा और हिब्बू का दिल धक से रह गया। वो इतने आराम से कैसे बात कर सकता था, वो भी पहली मुलाकात में? हिब्बू की जबान तो तालू से जा चिपकी थी। इतने में इरफान खाने पीने का सामान लिए अंदर दाखिल हुआ। फरहान भाई, उस दिन भी आप ऐसे ही चले गए थे, आज आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। वो प्यार से बोला तो फरहान मुस्कुरा दिया। बाकी सबने तो ओके कर दिया, आप भी डन कर दें। वो मुस्कुराकर एक आंख विंग करता इरफान की तरफ पलटा, जबकि उसकी आंख का विंग करना हिब्बू को हैरत में बुरी तरह डुबो चुका था। अलीना, ये ड्रेस ज्यादा अच्छा है यार, इसे ट्राई करो ना। सैफ ने एक ड्रेस की तरफ इशारा किया। वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसका कलर अलीना को पसंद नहीं आया। नहीं ना सैफ, ये नहीं चाहिए, इसका कलर इतना डल है, मुझे तो कोई ब्राइट कलर लेना है। अलीना ने मुंह बनाया। पिछले 1 घंटे से यूं ही शॉप पर लेकर वो घूम रही थी और उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। यार अब बस भी कर लो, ले लो जो भी लेना है, ये क्या तरीका है शॉपिंग का? मुझे और भी काम है। वो थोड़ा गुस्सा हुआ तो अलीना ने मुंह बनाते उसे देखा। अलीना, शॉपिंग पूरी करो जल्दी। उसके देखने पर भी सैफ संजीदा रहा। आपको काम था तो ना आते, मैंने कौन सा जबरदस्ती की थी आपके साथ? अलीना का मूड ऑफ हो चुका था। अब ड्रामा मत लगाना यहाँ पर। सैफ ने आसपास देखते दांत पीसे। हमें घर चलना चाहिए, देर हो रही है।
अलीना ने अब आंसू रोकते हुए कहा और आगे की ओर बढ़ी। ये नखरे किसी और को दिखाना, मेरे पास इन चौंचलों के लिए वक्त नहीं, जल्दी से लो जो भी लेना है। वो सख्त अंदाज में बोला तो ना चाहते हुए भी अलीना की आंखें झिलमिला गई। वो जो आपने पसंद किया वही ले ले, वो धीरे से बोली और थोड़ी देर पहले सैफ का पसंद किया हुआ ड्रेस ओके कर दिया। सैफ ने घूरती निगाहों से उसे देखा और दुकान वाले से उसके और भी कलर पूछने लगा। उसने ढेरों ड्रेस खोलकर सामने रख दिए। जो कलर पसंद है फाइनल करो, सैफ ने इस बार नरमी से कहा तो अलीना अपने आंसू गले में उतार दी। एक पिंक कलर के सूट को पसंद कर बैठी। सैफ ने जल्दी से शॉपकीपर की ओर उसे पैक करने के लिए कहा। अब और कहाँ जाना है? दुकान से निकलते हुए सैफ ने पूछा। घर, एक छोटा सा जवाब आया। अलीना, मैंने पहले ही कहा था मुझे नखरे मत दिखाना। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो नाच नखरे उठाए। मैं प्रैक्टिकल बंदा हूं, सादा और एकदम खरा। इसीलिए सीधे तरीके से बात करता हूं और सीधे तरीके से सुनता हूं। सैफ, आपने इतना सख्त रवैया पहले तो कभी नहीं रखा, अलीना ने नम शब्दों में पूछा। मैं शुरू से ही ऐसा हूं अलीना, तुमसे कभी बात नहीं हुई जो तुम मुझे जान सको, लेकिन सब घर वाले जानते हैं मुझे, मैं ऐसा ही हूं। अब बताओ क्या करना है? वो सारी बात बिना झिझक के करता अब उससे पूछ रहा था और अलीना बस उसे देखने लगी। मतलब अलीना को लगा वो अपने बारे में बात कर रहा है कि रिश्ता जोड़ना है तुमने या फिर तोड़ना है। अलीना का दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया। यार पूछ रहा हूं आगे और कहाँ जाना है? ज्वेलरी का भी बोला था ना मम्मी ने। वो कुछ याद करते हुए अब गाड़ी में बैठता अलीना के लिए भी दरवाजा अनलॉक कर गया। जी कहा तो था। अलीना अब जरा अपने खोल में बंद होने लगी थी। जितना वो सैफ के साथ शॉपिंग पर आने से पहले खुश थी और उससे फ्रैंकली बात कर रही थी, अब उतना ही चुपचाप हो गई थी। सैफ ने और कोई बात किए बगैर गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद वो ज्वेलरी शॉप के पास गाड़ी रोककर बाहर निकले। दोनों आगे पीछे ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए। वहां से ऑर्डर दी हुई ज्वेलरी उठाई। अलीना की निगाह एक खूबसूरत नाजुक से ब्रेसलेट पर जा टिकी और बहुत शौक से उसे देखने लगी। सैफ जो मोबाइल पर लगा हुआ था, अलीना का ध्यान वो उस ब्रेसलेट पर देख चुका था। कुछ और लेना है क्या? सैफ की पुकार पर वो बुरी तरह चौंकी। नहीं बस घर चलें। वो धीमा सा मुस्कुराती बाहर की तरफ कदम बढ़ा गई, जबकि एकदम से उसको अपने खोल में बंद होता महसूस करके सैफ खामोश हो गया था। वापसी पर गाड़ी में खामोशी रही। कुछ खाना है? सैफ को खुद भूख का एहसास जागा तो उसने अलीना से पूछा, जो अब बिल्कुल ही चुप हो गई थी। नहीं, अम्मी ने घर बनाया होगा खाना, वो आराम से मना कर गई। मेरी अम्मी घर नहीं है, इसीलिए मुझे तो भूख लगी है, किसी होटल में खाना खा लेते। सैफ नॉर्मल अंदाज में बोला। अम्मी ने बनाया होगा ना, वहीं खा लीजिएगा, अलीना ने ऑफर की। नो थैंक्स, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के घर बिना बुलाए मेहमान बन के जाना। वो एक होटल की पार्किंग में गाड़ी रोककर उसे उतरने का बोलकर खुद भी नीचे उतरा और फिर होटल के अंदर दाखिल हो गया। बहुत बड़ा होटल था। एक पल को तो अलीना भी देखती रह गई। मेन्यू कार्ड पर देखते अलीना को समझ न आया वो क्या ऑर्डर करे। वो तो सैफ को पसंद करती थी और उसने अपनी अम्मी से सैफ के लिए पसंद जाहिर की थी। जिस पर उन्होंने सैफ की माँ से इस बारे में पूछा तो उन्होंने खुले दिल से अलीना को अपनी बहू बनाने की हामी भर ली और अलीना का आया हुआ रिश्ता हिब्बू के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। पर अलीना ये नहीं जानती थी कि सैफ तो एक इम्पॉसिबल इंसान है और एक बहुत बड़ी जंग जीतने के बराबर इस इंसान को झेलना बहुत बड़ी बात थी। क्या ऑर्डर करना है? वो पूछ रहा था। जो आप चाहे, अलीना ने सब उस पर छोड़ दिया था। वो उसे 2 शब्दों में बात समझा आ गया था और वो इतनी कमअकल नहीं थी कि मर्द की बात को समझ ना सके, और वो भी उस मर्द की बात को जो उसकी पसंद है। सैफ ने उसकी बात सुनते खुद ही ऑर्डर कर दिया। कुछ ही देर बाद खाना सर्व हुआ। सैफ ने तो खूब पेट भर कर खाया था, जबकि अलीना ने बस नाम के लिए खाया। कुछ भी उसकी पसंद का नहीं था सिवाय सामने बैठे उस इंसान के। चले, वो बिल पे करता आगे बोला तो वो इसी वक्त उठकर खड़ी हुई। घर तक का रास्ता भी बेहद खामोशी से कटा था। लगता है बुरा मान गई मेरी बातों का तुम? सैफ ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, अलीना ने जल्दी से सफाई दी। ये लो सारा सामान, वो उसकी तरफ सारे शॉपर्स बढ़ाता बोला। वो मैं नौकर को बुलाती हूँ, वो ले जाएगा, अलीना ने इतना ज्यादा सामान देखते हुए कहा। क्या मतलब? ये 4 शॉपिंग बैग के लिए तुम बेचारे नौकर को बुलाओगी? खुद उठा लो, ज्यादा वजन नहीं है। वो पहले हैरानी और फिर संजीदगी से बोला। अलीना ने उतरते हुए वो बैग्स अपने हाथ में उठा लिए। वो उसकी तरफ पलट कर देखने लगा। आप नहीं आएंगे? सैफ को वो बहुत मासूम लगी, इस तरह पूछते हुए जो उसकी सारी बातें चुपचाप मानती चली जा रही थी। लेकिन क्यों?
वो ये जानना चाहता था। नहीं, अब एक ही बार आऊंगा। इतना कहने के साथ ही वो गाड़ी आगे बढ़ा ले गया, जबकि अलीना गहरा सांस भरते अंदर गेट की तरफ बढ़ गई। उसका सारा लाया सामान घर के लोग देखने लगे। ये सूट तो काफी प्यारा है, लेकिन पिंक कलर तो तुम्हें पसंद नहीं, फिर ये क्यों ले लिया? उसकी चाची ने हैरानी से पूछा। वो सैफ को पसंद है ना, इसलिए। अलीना ने बात बनाई। अच्छा, तो उसकी पसंद से शॉपिंग की है? चलो फिर तो बहुत अच्छा है। पहले ही एक दूसरे को समझ जाओ, आगे चलकर आसानी होगी। चाची, आप ये सब सामान देखकर समेट लेना, क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा है और मैं सोने के लिए जा रही हूँ। वो वहीं से उठकर सीढ़ियां चढ़ने लगी, जबकि सीढ़ियां उतरती हिब्बू बुरी तरह चौंकी थी। इसे क्या हुआ? इसका मूड इतना खराब क्यों है? लगता है भाई एहसास हो गया इसे कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सीढ़ियां चढ़ती अलीना ये शब्द आराम से सुन चुकी थी और उसका तंज भी समझ गई थी, लेकिन फिर भी खामोशी से ऊपर चली गई। चाची ने अपना सर झटका। अल्लाह अल्लाह करके शादी का दिन भी आ गया। निकाह के बाद सभी ने दुआ के लिए हाथ ऊंचे किए। अलीना की आंखों से आंसू बह निकले। वो जानती थी सैफ जैसे इंसान के साथ जिंदगी थोड़ी मुश्किल से गुजरेगी, लेकिन अपनी मोहब्बत की वजह से वो ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए राजी थी। अपने जिद्दी दिल के हाथों मजबूर होकर वो सैफ की जिंदगी में शामिल हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ हिब्बू विदाई के वक्त एक आंसू भी न गिरा सकी। बिल्कुल सपाट अंदाज में बैठी रही, जैसे सब एक ड्रामे की तरह चल रहा हो। बेटा, तुम नाराज हो? आखिरकार अकरम साहब ने उसका अंदाज नोट कर लिया। ये हक आपने कब दिया? वो बिना उनकी तरफ देखते हुए बोली। बेटा, अगर मेरी किसी बात से तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो मैं तुमसे माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन इस तरह से नाराज होकर रुखसत मत हो, वरना मेरे दिल पर सारी जिंदगी एक बोझ रहेगा। वो नम शब्दों में हिब्बू से कह रहे थे, जबकि हिब्बू अभी भी उनकी तरफ नहीं देख रही थी। उसका दिल जैसे पत्थर हो गया था। हिब्बू मेरी बच्ची, मेरी तरफ देखो। वो रोते हुए उसका चेहरा अपनी ओर करने लगे। पापा, आपने जो करना था कर लिया। अब पता नहीं ये बाकी दिल कब राजी होगा भी या नहीं जानती। वो इस बार नॉर्मल अंदाज में बेबसी से बोली। अकरम साहब जैसे चुप से हो गए। रुखसती की रस्में होते ही जरीना बेगम और अकरम साहब एक दूसरे के पास बैठे दुखी हो रहे थे। बेटियों को एक साथ विदा करने के बाद वो दोनों उनकी यादों में खोए हुए थे। अल्लाह का शुक्र अदा करो अकरम, कितने अच्छे से हो गया सब कुछ कि दोनों बेटियों के फर्ज से एक बार में ही फ्री हो गए। अब इरफान के लिए भी लड़की ढूंढ दो और उसके फर्ज से भी फ्री करो। दादाजी ने अकरम साहब के चेहरे की ओर देखते हुए कहा। जी इंशाल्लाह। अकरम जी ने सर हाँ में हिलाया। और ये जैद के लिए क्या सोचा? मैं तो कहती हूँ उसे बोर्डिंग में डाल दें। 10वीं के पेपर देने के बाद वैसे भी बच्चे जल्दी बिगड़ते हैं, जिंदगी संवर जाएगी उसकी। जरीना बेगम ने अपना मशवरा दिया। मेरा ख्याल है बहू, ये सोच तुम्हें इरफान की दफा आनी चाहिए थी। दादाजी ने संजीदगी से कहा तो अकरम साहब चौंक उठे, जबकि जरीना बेगम का मुंह खुला का खुला रह गया था और वो होंठ खींच कर रह गई। पापा, जरीना जैद के भले के लिए बोल रही है। मुझे अच्छे से पता है किसका किस में भला है, और जैद के लिए मैंने सोच लिया है। मैं उसे अमरॉड भेजूंगा हाई स्टडीज के लिए। वो मजबूत अंदाज में बोले। माफ कीजिएगा पापा जी, ये सोच आपको इरफान की दफा याद नहीं आई। अब की बार जरीना बेगम भी जवाब देने से बाज नहीं आई थी। उन्हें लाजवाब करते हुए वो उठकर खड़ी हुई। हाँ, नहीं आई, क्योंकि उसकी सगी माँ जिंदा है। दादाली की बात पर जरीना बेगम के कदमों में जंजीर पड़ गई। आप जानते हैं, मैं चाहे जितना भी मर्जी कर लूं हिब्बू और जैद के लिए, लेकिन हमेशा सौतेली माँ ही लाऊंगी। वो दुखी हुई। सगा सौतेला कुछ नहीं होता बहू, बस इंसान के रवैये ये बता देते हैं कि कौन आपकी कितनी परवाह करता है। इसी घर में रहता हूँ मैं और सब कुछ अच्छे से जानता हूँ। अपने बेटे इरफान की फिक्र करो तो जैद के लिए मैं खुद ही बहुत हूँ। वो अपनी चादर झाड़ते हुए वहां से उठकर चले गए। देखा आपने आज पापा जी ने मुझे कितनी बातें सुनाई। इतना कुछ सहा मैंने आपकी दूसरी शादी करवाई, अपनी सौतन को बर्दाश्त किया, उसके बच्चों को अपनाया, उनकी परवरिश की, और आज ये सिला मिला मुझे। वो रो रही थी। जरीना, तुमने ये सब सिला पाने के लिए किया था या नेकी की थी? वो धीरे से बोले। क्या बात कर रहे हो अकरम? जाहिर सी बात है नेकी की है। तो फिर आज तुम्हारी ये नेकी खराब हो गई जरीना, क्योंकि तुमने ये नेकी एक ऐसे थैले में जमा की जिसमें छेद थे। उनकी इतनी गहरी बात सुनते जरीना का रंग पल भर में सफेद हुआ। वो जा चुके थे उन्हें आईना दिखाकर। अलीना दुल्हन बनी सैफ की सेज सजाए बैठी थी और अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। सैफ कमरे में दाखिल हुआ तो उसके अंदाज बिल्कुल रिवायती दूल्हों की तरह नहीं लग रहे थे। कमरे को देखकर वो थोड़ा अच्छा फील कर रही थी। लाल गुलाबों की सेज और उनकी भी खुशबू से अच्छी लग रही थी। अब क्या यूं ही बैठी रहोगी सारी रात इतने भारी भरकम कपड़ों में?
वो थोड़ा सा तंजी अंदाज में बोला तो अलीना फौरन अपनी जगह से उठी और वजनी लहंगे को मुश्किल से थामे ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी, जबकि सैफ लापरवाही से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। सब जेवर उतार कर रखते हुए अलीना की आंखों से आंसू आए थे। उसका बागी दिल उसे बहुत जलील और रुस्वा करने वाला था, ये बात वो अच्छी तरह जान चुकी थी। ड्रेस चेंज करके वो बाहर आई तो कमरे में घुप अंधेरा था। वो अंदाजा लगाती बिस्तर की तरफ बढ़ने लगी। सैफ, सैफ, उसने उसे पुकारा। क्या मसला है यार तुम्हारे पास? सैफ के जवाब में बेचारगी सी थी। नहीं, कुछ नहीं। वो आंसुओं का गोला हलक में अटकती हुई महसूस कर रही थी। वहीं एक तरफ टिक गई। क्या मुझसे कहीं कोई बड़ी गलती तो नहीं हो गई? कहीं सैफ किसी और से? ये सोचते हुए अलीना का दिल बुरी तरह बेचैन हुआ। उसने अलीना के लिए कोई भी तारीफ भरा शब्द नहीं बोला था, बल्कि एक बार भी अलीना की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। उसके आंसू तेजी से बहने लगे। सैफ, जो थकान से चूर सोने की कोशिश कर रहा था, उसके रोने की आवाज पर साइड लैंप ऑन करता उसे देखा और उठकर बैठा। क्यों रो रही हो? कौन मर गया है? वो एकदम गुस्से से चिढ़कर बोला। उसके सर में बहुत तेज दर्द था और अलीना के आंसू से गुस्सा दिला रहे थे। आप मुझसे नफरत करते हैं? वो डरते डरते पूछ रही थी। किसने कहा? वो दांत पीसता हुआ बोला। आपके रवैये ने। वो हिचकी भरते हुए बोली थी। यार, मैंने पहले भी तुमसे कहा था, मुझसे इन चोचनों की उम्मीद मत करना, मुझे ये सब नहीं आता। और रही बात नफरत की, तो मुझे अगर तुमसे नफरत होती तो मैं तुमसे शादी ना करता। वो टका सा जवाब देता अपनी आंखों पर बाजू रख गया। आपकी तबीयत ठीक है क्या? अलीना को उसकी तबीयत कुछ खराब लगी थी। हाँ, ठीक हूँ, बस सोना चाहता हूँ। सरदर्द है बहुत ज्यादा। प्लीज तुम भी लेट जाओ, और हाँ, बिना आंसू बहाए। वो माथे पर बल डाले बोला तो अलीना उसके साथ लेटते उसकी तरफ देखने लगी, जो अब लैंप ऑफ कर रहा था। मैं आपका सर दबा दूं? अलीना धीरे से बोली। तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा? वो सवाल कर गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अलीना उसके करीब होते बैठी और उसके माथे पर अपने नर्म मुलायम हाथ रख गई। उसका माथा गर्म था। अलीना के ठंडे हाथों से जैसे उसके बदन में सुकून उतरा था। उसकी तनी हुई मांसपेशियां ढीली पड़ी। वो उस पर कुछ पढ़ पढ़कर दम कर रही थी और उसका सर भी दबा रही थी। जब उसके नर्म गुदाज हाथों के स्पर्श से सैफ के दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हुई। वो भी दिन भर की थकी हुई थी। उसका सर दबाते दबाते वहीं बेड से टिककर सो चुकी थी। वो उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। वो बहुत नाजुक सी खूबसूरत सी थी। अचानक ही सैफ ने एक उंगली से उसके नर्म होठों को छू लिया था। वो आज की रात के तकाजे को पूरा करना चाहता था। उसे खुद में समेटकर उसे महसूस करना चाहता था, लेकिन वो इस कदर थका हुआ था कि धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होती चली गई। हिब्बू, ये सब क्या है? फरहान कमरे में आया तो हिब्बू बिस्तर पर एक तरफ लहंगा चेंज करके नॉर्मल ड्रेस में बैठी थी, जबकि एक बैग भी उसने तैयार करके रखा था। ये मेरा बैग है डीएसपी। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पैकिंग करके कहाँ जाना है? मैं हॉस्टल जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। हिब्बू के बात पर फरहान के होंठ भिजे थे, माथे की रगें तन गई। वो उसे बिना कोई जवाब दिए सख्त नजरों से उसे घूरता रहा। ऐसे मत देखें, प्लीज, मुझे जाना है और ये मेरा आखिरी फैसला है। वो उठते हुए संजीदगी से बोली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आज तुम्हारी शादी हुई और आज तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो? जी हाँ, क्योंकि मैं तो ये शादी ही नहीं करना चाहती थी, हिब्बू ने साफ कहा, जबकि फरहान के अंदर कुछ टूट गया था। अगर नहीं करनी थी शादी तो इनकार कर देती। वो बुरी तरह अपसेट हुआ था। यही तो मसला है, इनकार नहीं कर सकती थी। सौतेली माँ ने जो परवरिश की उसका बदला उतारना था, एक एहसान किया था, वो चुकाया था। हिब्बू ने दुखी दिल से कहा। सौतेली माँ? फरहान उलझा। छोड़िए, आप नहीं समझेंगे, प्लीज मुझे हॉस्टल छोड़ाएं। हॉस्टल? मेरी बीवी होकर तुम हॉस्टल में रहोगी? इम्पॉसिबल। हिब्बू, बेहतर होगा चुपचाप अपना ये सामान वापस रखो और सीधी तरह खुद को मेरे हवाले करो। शादी की पहली रात है, कितने अरमान सजाकर मैं कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन दुल्हन तो कुछ और ही प्लानिंग करके बैठी है। उसकी बात सुनकर हिब्बू ने उसे गुस्से से घुरा। आप ना थोड़ा दूर रहे मुझसे। मैं जितना पोलाइट दिखती हूँ ना, उतनी हूँ नहीं। हिब्बू ने मुंह टेढ़ा करके कहा। पोलाइट इंसान से मेरी बनती भी नहीं, मुझे तो बोल्ड अंदाज ज्यादा भाता है। फरहान ने अपनी शेरवानी उतारते एक तरफ रख दी, आंख बंद की और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए वो उसे डरा गया। साथ ही साथ अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन भी खोल चुका था। पास क्यों आ रहे हैं? दूर रहें। वो डरी सहमी पीछे हटी। शादी तुमसे दूर रहने के लिए नहीं की है। फरहान ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपनी ओर खींचा था। मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। खुद को उसकी पकड़ से आज़ाद करवाने की वो नाकाम कोशिश में परेशान हुई थी। पर अब तो हो गई ना, अब कॉपरेट करो मेरी जान। वो उसको ठोड़ी की खम पर होंठ रखता हुआ गंभीर शब्दों में बोला, जबकि उसके होंठों के स्पर्श पर वो जी जान से कांप उठी। छोड़िए मुझे, बेशरम इंसान, वो लाल चेहरे के साथ सर झुकाते बोली। तो फरहान का कहकहा गूंज उठा।
शादी की पहली रात मैं तुम्हें बताऊंगा छोड़ना क्या होता है और छूना क्या होता है। वो उसको बाहों में भरे भरे पीछे की तरफ पलटा, लाइट्स बंद की और उसे बिस्तर पर गिराते तकिए पर उसका सर रख दिया और उसे काबू कर गया। हिब्बू, पैनिक मत हो, कुछ नहीं करूंगा यार, सिवाय प्यार के। वो उसके माथे को अपने होठों से छूता, उसके माथे के साथ अपना माथा जोड़ गया। हिब्बू की सांसें बुरी तरह तेज हुईं। डीएसपी प्लीज करीब मत आओ, वो हकलाते हुए बोली। क्यों? क्यों तुम्हारे करीब ना आऊं? तो कहाँ जाऊं? जबकि शोहर बीवी और बीवी शोहर एक दूसरे का लिबास होते हैं, और आज मैं तुम्हारा लिबास बनना चाहता हूं, तुमसे अपने दिल को सुकून देना चाहता हूं। फरहान गंभीर शब्दों में बोलता उसके गाल के साथ अपनी बियर्ड को मिस करने लगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें प्लीज, मैं अभी बहुत छोटी हूं, आप जितनी हो जाऊं, फिर सुकून ले लेना। वो मजे से बोली। अच्छा, क्या आइडिया है जाना आपका, वाह भाई वाह, लेकिन बहुत ही बेकार। और मैं इसे करने वाला नहीं, क्योंकि फरहान डीएसपी का दिल एक बार जो ठान ले फिर वो अपनी भी नहीं सुनता। कहने के साथ ही उसने उसके लबों पर झुकते उसके लबों का स्वाद चखना शुरू कर दिया, और उसकी इस हरकत पर हिब्बू का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब हुआ था। वो जितना उससे दूर जाने का सोच रही थी, फरहान ने उसे वैसे ही अपने दिल के बेहद बेहद करीब कर लिया था, अपना और उसका रिश्ता आगे बढ़ा लिया। उसके होठों को आजाद करता अब उसके चेहरे को खुमार भरी नजरों से ताकने लगा। अब तो छोड़े मुझे, अब क्या क्या करेंगे? वो उसके चेहरे के भाव पढ़ते बुरी तरह घबराई थी। अभी तो शुरुआत की है मेरी जान, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। वो एक हाथ उसकी नरम धड़कन पर रखकर धीरे से उसे दबा गया था, जबकि हिब्बू का दिल उछलकर उसके हलक में आया था फरहान की इस बेबाक शरारत पर। गंदे बेशर्म इंसान, छोड़ो मुझे, दूर हटो, शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? नहीं आती, किसी भी शौहर को नहीं आती। ये कहते ही वो एक झटके में उसकी शर्ट के बटन खोल गया था, जबकि उसकी इतनी बेबाकी पर उसका चेहरा शर्म से लाल हुआ था। डीएसपी, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं नहीं सह पा रही, प्लीज दूर हो जाओ मुझसे, वो बुरी तरह हड़बड़ाते हुए बोली थी। अपनी आंखें बंद कर लो और बस मुझे महसूस करो। वो अपने हाथों की उंगलियों से उसकी पलकें नीचे गिरा गया था, और फिर धीरे से अपने होंठ उसके नाक से टकराते हुए उसके लबों पर ले आया। लबों से नीचे आते हुए वो उसकी गर्दन की ओर आया था, और गर्दन से नीचे नरम धड़कनों पर आकर रुक गया। अब तो हिब्बू की सांसें बुरी तरह तेज हुई थीं। उसके गोल उभार गहरी गहरी सांसें लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रहे थे, और फरहान बुरी तरह मदहोश होते उसे खुद में समेट गया था। हिब्बू जो पहले पहल बुरी तरह डर रही थी, अब फरहान ने अपने हाथों और नर्म होठों का स्पर्श उसके वजूद पर बिखेरा तो वो खुद भी बुरी तरह मदहोश हुई थी। उसकी मदहोश सिसकीन और गहरी सांसें देखता फरहान के होठों पर भी एक मुस्कान आई थी। अब कहो क्या कहना है, दूर हो जाऊं या फिर खुद में और भी ज्यादा भीग लूं? नहीं, दूर नहीं जाना, वो उसके सीने से लिपटी हुई धीरे से सरगोशी करते बोली थी। दूर नहीं जाना मतलब? वो अब उसकी हालत का मजा ले रहा था। मतलब मुझे आपके पास रहना है। क्यों, हॉस्टल नहीं जाना? वो शरारत से उसके कान की लौ काटते हुए बोला। नहीं, हॉस्टल नहीं जाना, यहीं रहना है आपके पास और यहीं से आगे की पढ़ाई करनी है। उसका दिल अब नए अंदाज से भरने लगा था, एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी। उसका मन अब फरहान से दूर जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो उसके चौड़े सीने से लिपटी हुई अपनी गर्म सांसों से फरहान को बुरी तरह मदहोश कर चुकी थी। वो उसे तकिए पर पलटता हुआ उसके वजूद से अलग कर गया था, जबकि शर्म से हिब्बू ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए थे, और फिर फरहान की अगली हरकत से हिब्बू की आंखें बढ़ी हुई थीं। आप पुलिस वाले तो बहुत ही बेशर्म होते हैं। जबकि वो उसके होठों को अपनी पकड़ में लेते उसकी आवाज़ बंद कर गया और एक झटके से उसकी नाजुकी में उतर गया। एक हल्की सी सिसकी थी जो उसके होठों पर दम तोड़ गई। उसने कसकर फरहान की कमर में अपनी बाहें डाली थीं और इस मीठे से दर्द को सहन किया था। फरहान ने पूरा ख्याल रखा था कि वो अभी कम उम्र है, नर्म नाजुक है, लेकिन शादी की पहली रात थी। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और फिर रिश्ते की शुरुआत कर ही गया था, और फिर धीरे धीरे बहुत ही नरमी से उसे खुद में समेटता चला गया। सैफ की आंख अचानक रात के 3 बजे खुली थी। अलीना को अपने पास बैठा देख उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। धीरे से दराज से नाजुक सा ब्रेसलेट निकालकर उसके हाथ पर पहना दिया, फिर उसका सर तकिए पर रखा और उसे गौर से देखने लगा। वो सोई सोई सी सैफ के दिल के तार छेड़ने लगी। आगे बढ़कर अपने होंठ उसके माथे पर रख दिया और इस स्पर्श पर अलीना नींद में ही कसमसाई थी, और फिर नींद में उसने जोर से हक कर लिया। अलीना के वजूद से लगते ही सैफ के वजूद में एक स्पार्क हुआ था, एक अजीब सी हलचल हुई थी। अगले ही पल उसने अलीना के नर्म होठों को अपने होठों में लेते हुए उसकी सांसों को कैद कर लिया। अनीला अचानक आफत पर बुरी तरह बौखलाई, लेकिन सैफ की पकड़ से खुद को बचा ना पाई। वो जिस कदर प्यार से उसके होठों पर बरस रहा था, अलीना के अंदर थोड़ा सा सुकून हुआ था और उसने अपने आप को सैफ के हवाले कर दिया। हालांकि 2 आंसू उसकी आंखों से टूटकर गिरे थे। ये तो हर मर्द की जरूरत होती है, अपनी जरूरत पूरी होते ही वो फिर से उसका रवैया बदल जाएगा। लेकिन सैफ जिस कदर प्यार से उसे छू रहा था, अलीना को हैरत होने लगी। उसे हैरान होते देख सैफ हल्के से मुस्कुरा दिया।
इस तरह हैरान होकर क्या देख रही हो? इंसान हूँ, कोई दरिंदा नहीं जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा। फूलों से भी ज्यादा नाजुक हो, और फूलों को कैसे हिफाजत से रखा जाता है मुझे अच्छे से आता है। वो प्यार से उसकी नर्म धड़कनों पर झुकते हुए बोला था। एक हल्का सा खुशी का एहसास था जो अलीना के मन में जागा था। वो पूरी शिद्दत से सैफ के साथ इन खूबसूरत पलों में डूब चुकी थी। सुबह के 5 बज चुके थे। दूर कहीं से अजान की आवाजें आने लगी थीं। अलीना सैफ के चौड़े सीने पर सर रखे निढाल लेटी थी। अचानक उसकी नज़र अपनी कलाई पर पहने उस ब्रेसलेट पर पड़ी थी जो उसने उसी ज्वेलरी शॉप पर देखा था। बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से उसने उसे सिर्फ देखकर ही छोड़ दिया था। उसमें डायमंड लगे हुए थे और वो लेने का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन अब उसी ब्रेसलेट को अपनी कलाई पर देखकर उसने चौंक कर अपना सर ऊपर उठाया था। सैफ उसकी नज़रों का मतलब समझ गया था। अलीना, कभी मेरी मोहब्बत पर शक मत करना। वादा करता हूँ तुमसे, कभी तुम्हारी मोहब्बत में दगा नहीं करूँगा। लेकिन बस जब बचपन में पापा चल बसे तो वक्त की मार ने मुझे समय से पहले मैच्योर बना दिया। बहुत मेहनत की थी ये सब कुछ इकट्ठा करने में। उस वक्त मेरे रिश्तेदारों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था। तब मैंने अकेले दम पर कुछ कर दिखाने की ठानी थी। सुबह स्कूल जाता, दोपहर से रात तक काम करता था। मैंने लोगों के जूते तक साफ किए हैं, और फिर मेरी मेहनत रंग लाई। एक छोटे से बिजनेस से आज मैं बहुत कुछ अचीव कर चुका हूँ। बस मेरे अंदर मैच्योरिटी ज़्यादा है। नाज नखरे शौक कैसे उठाए जाते हैं मुझे नहीं पता। तो बस कभी कभी गुस्सा कर दिया करूँ तो बुरा मत मानना। वो इसके माथे पर होंठ रखता हुआ बोला था। और अलीना को और क्या चाहिए था? हर किसी के प्यार करने का अंदाज अलग होता है। सैफ के प्यार करने का अंदाज भी अलग था। वो अपनी कलाई में पड़े ब्रेसलेट को देखते हुए सोच रही थी, जो सिर्फ उसकी नज़रों से ही समझ गया था कि वो क्या चाहती है। उसने बड़े ही सुकून से अपना सर उसके सीने से टिका दिया था। उसे पूरा यकीन था कि आगे आने वाली जिंदगी उसके खुशियों से भरी हुई थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।